तो बच्चों पिछले चैप्टर में हमने गुप्त काल के राजाओं और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। ये है हमारा लास्ट चैप्टर क्लास 6 हरियाणा बोर्ड की हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे गुप्त काल के केंद्रीय प्रशासन के बारे में, उनका शासन प्रबंध कैसा था, उनकी गवर्नेंस कैसी थी, प्रांतीय शासन के बारे में, स्थानीय शासन के यानी कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी स्टेट गवर्नमेंट और उनकी लोकल गवर्नमेंट, तीनों तरह की, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। उसके बाद सभ्यता और संस्कृति। गुप्त काल जो है उस समय हमारे देश का काफ़ी सांस्कृतिक विकास हुआ। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, और कला के क्षेत्र में हमने क्या उन्नति की, स्थापत्य कला कैसी थी, और साइंटिफिक डिस्कवरीज है ना, विज्ञान के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ महान लोगों के चित्र हैं, काल्पनिक चित्र हैं, जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए। तो ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके एफर्ट्स की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज, बहुत सारी कला के क्षेत्र में उन्नति, साहित्य के क्षेत्र में उन्नति इन लोगों के एफर्ट की वजह से हो पाई। कौन है ये? आर्यभट्ट हैं, है ना, वराहमिहिर हैं, महान गणितज्ञ है, आर्यभट्ट ने लिखी थी, आर्यभट्टियम और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद है ब्रह्मगुप्त और वाघभट्ट। वाघभट्ट एक बहुत बड़े वैद्य हुआ करते थे। तो इसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं गुप्त काल की शासन व्यवस्था पे। तो उनका शासन व्यवस्था कैसी थी, उनकी गवर्नेंस कैसी थी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। आज की भाषा में बात करें तो केंद्रीय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलती थी गुप्त काल की, प्रांतीय यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलती थी, और स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट कैसे चलती थी। ठीक है, ये तीनों गवर्नमेंट। उसके बाद आर्थिक यानी कि गुप्त काल में इकोनॉमी कैसी चल रही थी हमारे देश की, और न्याय व्यवस्था यानी कि जुडिशरी कैसे चल रही थी। राइट, तो आज के संदर्भ में जब आप इसको स्टडी करेंगे तो चीज़ें समझने में आसान हो जाएंगी। आप आज का और उस समय का कंपैरिजन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो गुप्त काल को जानने के साधन क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री में किसी भी राजा, किसी भी टाइम, किसी भी समय के बारे में अगर हमें जानना है तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि स्रोत क्या हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो गुप्त काल को जानने के जो साधन हैं, वो उस समय चीनी यात्री आया था फाहियान, उसने अपना यात्रा वर्णन लिखा, उसने गुप्त काल के बारे में समाज कैसा था वो सब लिखा। ठीक है, तो फाहियान, इसने फोको की लिखा था। विशाखादत्त ने गुप्त काल के बारे में लिखा है। कालिदास के बहुत सारे नाटक हैं। ठीक है, तो इनसे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि स्मृति क्या होती हैं? ये लॉ यानी कि कानून की जो किताबें होती हैं, स्मृति। पुराण, जिनमें पौराणिक कथाएं, कहानियाँ होती हैं, पुराण। और कुछ दूसरे धार्मिक ग्रंथ। अभिलेख भी खूब मिले हैं, सिक्के भी खूब मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, शिलाओं पे जो लिखवा दिया करते थे राजा अपना मैसेज देने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय ट्विटर, व्हाट्सअप, है ना, और ये चीज़ें नहीं होती थी। तो शिलालेख होता था। रास्तों में जो लोग आते जाते थे तो वहाँ पे कोई शिला है या कोई पिलर है, वहाँ पे लिखवाया दिया जाता था राजा का संदेश, मैसेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। अशोक ने भी किया, गुप्त राजाओं ने भी ऐसा किया, और भी बहुत सारे राजाओं ने ऐसा किया, लेकिन इसकी शुरुआत अशोक ने की थी, देखा जाए तो। ठीक है ना, शिलालेख हमें गुप्त काल के मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, और दूसरे कुछ प्राचीन अवशेष मिलते हैं। तो गुप्त काल के हमें सोर्स पता चले। अब उसके बाद केंद्रीय शासन। तो केंद्रीय शासन से अब हम शुरुआत करते हैं। तो केंद्रीय शासन कैसा है? राजा। तो इस काल में जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो है राजतंत्रीय। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, राजतंत्रीय यानी कि राजा का राज है। सारी शक्तियां किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है। ठीक है, वो उस टाइम की गवर्नेंस ऐसी होती थी, राजा मोस्ट पावरफुल होता था, लेकिन राजा प्रजा की भलाई के काम करता था। राइट, फिर राजा निरंकुश था, लेकिन फिर भी प्रजा की भलाई में काम करता था, और जनता उसे देवता की तरह पूजती थी। तो गुप्त काल में राजा की स्थिति कुछ ऐसी थी। फिर क्या अकेला राजा राज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो राजा की राजकाज में सहायता करने के लिए एक टीम होती है जिसको हम कहते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है ना, तो राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। राइट, तो एक मंत्री को कई विभाग दिए जाते थे। एक जो मंत्री है, जो मिनिस्टर है, उसको कोई मिनिस्ट्री मिलती है, कोई डिपार्टमेंट मिलता है, कोई विभाग मिलता है, जिस विभाग को वो संभालता है। तो प्रशासन में राजकुमारों को भी शिक्षा देने के लिए उन्हें भी प्रशासनिक पद दिए जाते थे। और जो राजकुमार होते थे, वो राजकुमार, क्योंकि उनको भी भविष्य के लिए ट्रेंड करना होता था, वो भी आगे चल के राजा बनेंगे, तो उनको ट्रेंड करना है, तो उनको भी प्रशासन में पद दिए जाते थे। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे समझो। मंत्रिमंडल होती थी, है ना, राजा की एक टीम होती थी मंत्रिमंडल, जिसमें कई मंत्री होते थे और उनके अपने अपने विभाग होते थे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रशासनिक पद दिए जाते थे। ठीक है, सबसे पहले है राजा, ठीक है, जिसके हाथ में सारी पावर है। राजा के बाद मंत्रिमंडल है, और मंत्रिमंडल के बाद हैं अधिकारी गण। तो ये जो अधिकारी गण हैं, ये कौन है? राजा और मंत्रियों की सहायता के लिए योग्य अधिकारी रखे जाते थे। यानी कि ये जो रैंकिंग है, ये जो
हायरार्की है, इसमें सबसे पहले राजा है, फिर मंत्री हैं, और मंत्रियों की सहायता के लिए अधिकारीगण हैं। ठीक है, अधिकारी योग्य होते थे। ये अधिकारी क्या क्या संभालते थे? इनके पास डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे कि सैनिक व्यवस्था संभालना है, विदेश नीति, ठीक है, किसके साथ हमें कैसे संबंध बनाने हैं, किसको जीतना है, किस पे युद्ध करना है, किसके साथ जो है मित्रता का संबंध रखना है, ये सब चीज़ें, विदेश नीति। अभिलेख विभाग, ठीक है, लेखा जोखा रखने वाले, वित्त विभाग, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले, टैक्स लेने वाले हैं ना ये सब, और कहाँ कितना खर्चा करना है, बजट वगैरह, ये सब देखने वाला वित्त विभाग। दान विभाग, ये देखो कितनी गजब की बात है, दान, यानी कि उस समय धर्म पर बड़ा जोर था। ठीक है, दान के लिए भी एक विभाग बना के रखा था। पुलिस विभाग, पुलिस विभाग हो गया। राजमहल की सुरक्षा का भी एक विभाग होता था, और ये अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। इनके अतिरिक्त कुमार मात्य भी होते थे। तो ये कुमार मात्य कौन होते थे? जो राज परिवार से संबंधित थे। तो कुमार मात्य प्रशासन में काम करते थे और ये राज परिवार से संबंधित होते थे। एक पॉइंट यहाँ पे देखो, राजा जो है वो अनेक उपाधियाँ धारण करता था, जैसे कि महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत। हालांकि जो गुप्त काल जो है, गुप्त काल में सिस्टम क्या था, राजा के साथ साथ काफ़ी सारे सामंत होते थे। ठीक है, तो अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दर्शाने के लिए, तो गुप्त काल में राजा ये बड़े बड़े टाइटल्स, ये बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था कि भाई मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत। इसलिए क्योंकि जैसा कि हम मौर्य काल में पाते हैं ना, बहुत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त काल में वैसा नहीं था। गुप्त काल में अलग अलग सामंत होते थे और सामंतों के हाथों में भी राजा ने ताकतें दे रखी थी। तो राजा के लिए ज़रूरी हो जाता था कि वो टाइटल्स गेन करके अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दर्शाए। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए राजा उपाधियां धारण करता था। अधिकारीगण हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट, सैनिक प्रबंध पे आ जाओ। तो सैनिक प्रबंध हम देखते हैं, सेना का जो प्रधान है वो कौन है? राजा प्रधान सेनापति होता था, यानी कि सबसे बड़ा सेनापति तो राजा ही है। राजा के ही हाथ में सारी सेना की ताकत है। ठीक है, राजा के बाद कौन होता था? राजा के बाद एक सेनापति होता था, उसकी भी बात करेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, गुप्त शासकों ने शक्तिशाली सेना तैयार की थी। अच्छा, और 4 भागों में थी वो सेना। सेना के कितने भाग थे? 4 भाग थे। यहाँ देखो कौन से, थल सेना, जमीन पे लड़ने वाली, इन्फेंट्री, है ना। फिर उसके बाद घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना घोड़ों वाली, जो घोड़ों पर सवार होकर लड़ते थे, कैवेलरी जिसे कहते हैं। एक रथ सेना भी थी, यहाँ लिखा है रथ सेना, और रथ होते भी थे लेकिन रथों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं था, घोड़ों का चलन अब आगे आने वाले टाइम में बढ़ रहा था। और हाथियों की सेना भी थी। ठीक है, तो थल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, रथ सेना थी, और हाथी भी खूब थे। ठीक है ना, हाथियों की भी सेना थी। तो थल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना, 4 प्रकार की सेना थी। सेना के 4 अंग होते थे। ठीक है, सेना का जो मुखिया था यानी कि सेनापति, तो सेनापति को बोलते थे महाबलाधिकृत। ठीक है, महाबलाधिकृत याद रहेगा आराम से। महाबलाधिकृत से अगर याद रखोगे तो महाबल, महाबली कौन है उनका? तो उनका जो सबसे बड़ा सेनापति है वो है महाबलाधिकृत। ठीक है, ये हो गया। हाथी सेना का जो कमांडर है वो कौन है? उसे कहते हैं महापीलपति, यानी कि उनकी जो पोजीशंस है ना, उनकी जो पोस्ट है, उनके नाम दे रखे हैं बस। ठीक है, बंदों के नाम नहीं है, उनकी पोजीशन के नाम। तो हाथी सेना का जो सेनापति होता था, कमांडर होता था, उसे कहते थे महापीलपति। घुड़सेना का जो कमांडर इन चीफ होता था उसको कहते थे महाअश्वपति। ठीक है, ये सब है। उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। अब ये बात यहाँ क्यों लिख रखी है? होता क्या था कि ऐसा भी समय था और ऐसे भी राजा होते थे जो सेना को जो है नगद वेतन नहीं देते थे। जब जरूरत पड़ती तब सेना को बुला लेते थे और बाद में आर्मी को डिसबैंड कर देते थे, है ना। तो और सामंतों की सेना का भी इस्तेमाल होता था। तो नगद वेतन का मतलब है कि राजा के पास एक स्थायी सेना हुआ करती थी। बाद में वेतन के बदले भूक्षेत्र दिए जाने लगे, है ना। मैंने कहा ना कि क्योंकि गुप्त काल जब आए तो सामंतवाद स्टार्ट हो गया था। सामंत वो जो राजा को जरूरत पड़ने पर सेना देते हैं, राजा के लिए गवर्नेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे चल के भूक्षेत्र दिए जाने लगे, जिससे ये लोग शक्तिशाली होने लगे। कौन लोग? जिनको भूक्षेत्र मिले, यानी कि सामंत। ठीक है, ये सब चीज़ें। हालांकि ये शब्द आपके यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आगे चल के आएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे पुलिस व्यवस्था। तो गुप्त काल में पुलिस व्यवस्था कैसी थी? तो कुशल व्यवस्था थी। और इसका जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो मुखिया था वो कौन था? मुख्य दंडपाशक। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ होता था मुख्य दंडपाशक। और दंड व्यवस्था जो है वो सामान्य थी, यानी कि बहुत बड़े जो है दंड नहीं दिए जाते थे, लेकिन पुलिस का भय भी था। लोग अपराध करने से, चोरी करने से, हत्या करने से डरते थे, तो अपराध कम थे। और गुप्तचर व्यवस्था भी थी। ठीक है ना, ये हर मजबूत राज्य के लिए जरूरी होती है। ठीक है, गुप्तचर यानी कि स्पाई सिस्टम, है ना, गुप्त व्यवस्था।
पुलिस जो कर्मचारी हैं जो उस समय होते थे उनको कहते थे चाट या भाट। तो उस समय पुलिस को पुलिस नहीं कहते थे, चाट या भाट कहते थे। पहरेदार जो होता था उसको कहते थे रक्षिण, रक्षा करने वाला पहरेदार, रक्षिण, तो उनको रक्षिण कहते थे। अब हम आ जाते हैं गुप्त काल की न्याय व्यवस्था पे, न्याय प्रबंध पे, यानी कि जुडिशरी। उनका कोर्ट सिस्टम कैसा था? तो कोर्ट सिस्टम जो था, उनकी न्याय प्रणाली जो थी वो काफ़ी उत्तम थी, काफ़ी अच्छी थी। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो वो राजा होता था। यानी कि अगर कोई मामला अटक गया तो आखिरी जो है जजमेंट कौन देगा? राजा ही देगा। सबसे बड़ा न्यायाधीश यानी कि उस समय का चीफ जस्टिस राजा ही होता था। उसके अधीन प्रांत, जिला और नगरों में न्यायालय थे। यानी कि जैसे आज है ना सुप्रीम कोर्ट, तो राजा हो गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। प्रांतों में जो कोर्ट थे वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट की तरह हो गए, हाई कोर्ट की तरह, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरह नगरों में हो गए, नगरों में। तो प्रांतों में, जिलों में, नगरों में न्यायालय होते थे। यानी कि जुडिशियल सिस्टम जो था ना, कोर्ट सिस्टम, वो काफ़ी बेटर था, काफ़ी अच्छा था। और छोटे छोटे निचले स्तर तक न्यायालय थे। गांव में झगड़ों का समाधान कौन करता था? पंचायत करती थी। जैसे आज भी एक स्तर तक झगड़े निपटाने का हक जो है पंचायतों को है, जिसे न्याय पंचायत कहते हैं। तो पंचायत की जड़ें बहुत पुरानी हैं हमारे देश में, ठीक है, गुप्त काल तक जाती हैं, ठीक है। तो पंचायत व्यवस्था गांव में थी। उसके बाद अपराधियों को सामान्यतः आर्थिक दंड दिए जाते थे। आर्थिक दंड का मतलब क्या है? उन पर जुर्माना लगाया जाता, उनसे पैसे लिए जाते थे, आर्थिक दंड था। विद्रोह करने वाले और बार बार अपराध करने वाले को अंग भंग का दंड मिलता था। और कोई ऐसा लिचड़ आदमी है, एकदम नकटा, जो मानता ही नहीं, जो बार बार जो है अपराध कर रहा है, तो उसको क्या करते थे? उसको अंग भंग करते थे, उसके शरीर का कोई हाथ पैर काट देते थे, ठीक है, ताकि वो टिक जाए। अब उसके बाद प्राण दंड बहुत कम दिया जाता था, ठीक है। तो प्राण दंड जो है वो कम मिलता था, जीने का हक जो है सबको मिलता था। तो इस तरह की उनकी सोच थी। अब जो है न्याय प्रबंध के बाद अब आप आ जाओ प्रांतीय शासन पे। यानी कि पहले तो हमने पढ़ा केंद्रीय प्रशासन कि राजा, राजा के नीचे मंत्री, मंत्रियों के बाद अधिकारीगण, ठीक है, और सैन्य व्यवस्था और उनकी जुडिशरी। के बाद आप आ जाओ प्रांत पे, यानी कि आज की भाषा में बात करें तो स्टेट लेवल पे। तो जो पूरा राज्य होता था, राज्य को डिवाइड कर रखा था प्रांतों में, ठीक है। और उन प्रांतों को कहते थे भुक्ति। क्या कहते थे? भुक्ति। अब इस भुक्ति को जो संभालता था, भुक्ति पर जो गवर्निंग करता था, राज करता था, उस अधिकारी को कहते थे, उस प्रशासक को कहते थे ऊपरी, ठीक है। और ये राज परिवार से संबंधित होते थे, ठीक है। तो ऊपरी होते थे। लेकिन इन्हें ऊपरी ही नहीं, इनके और भी कुछ नाम थे। तो इन्हें ऊपरी के अलावा स्थानीय भी कहते थे, भोगपति भी कहते थे, गोप्ता भी कहते थे, ठीक है। तो कई नामों से इनको जाना जाता था, जो प्रशासन करते थे प्रांतीय स्तर पे। तो ऊपरी है, स्थानीय है, गोप्ता है, भोगपति है, ठीक है। इनका कार्य है राजाओं की आज्ञा का पालन करना था। भाई राजा जैसे जैसे कहेगा तुम ऐसे राज करो, वैसे वो मानते थे और आज्ञा का पालन करते थे और गवर्निंग करते थे, ठीक। उसके बाद अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए वो सब काम करते थे। तो उनके काम यही थे, शांति बनाए रखना, राज्य की, अपने प्रांत की सुरक्षा करना, अपने प्रांत से टैक्स कर एकत्रित करना, यानी कि टैक्स इकट्ठा करना, और प्रजा की भलाई के काम करना। ज़रूरत है तो कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनवाना, है ना, सड़कें वगैरह, ये सब। तो ये सारे प्रजा की भलाई के काम, शांति बनाए रखना, सुरक्षा करना, टैक्स लेना, उस टैक्स को जनहित के कार्य में लगाना, प्रजा की भलाई करना, ये सारे काम ये लोग करते थे। तो प्रांतीय शासन में हम क्या देखते हैं कि राज्य प्रांतों में बटा होता था। प्रांत को भुक्ति कहते थे, भुक्ति पर रूल करता था ऊपरिक, ऊपरिक के और भी कई नाम थे। क्या क्या नाम थे? स्थानीय, गोप्ता, भोगपति, ये सब। और राजा की आज्ञा का वो पालन करता था, ठीक है, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप, अगला टॉपिक है हमारा स्थानीय, प्रांतीय शासन के बाद स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन में उन्होंने प्रांतों को आगे चल के बांट रखा था जिलों में। इन जिलों को कहते थे वो लोग विषय। क्या कहते थे? विषय। तो प्रांतों को उन्होंने, यानी कि भुक्ति को बांट रखा था विषय में, विषय में। तो प्रांतों को आगे विषयों यानी कि जिलों में बांटा हुआ था। और इनका जो अध्यक्ष होता था, यानी कि विषय पे जो रूल करता था, विषय पे जो गवर्निंग करता था, उसको कहते थे विषयपति। तो इनकी जो सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे। ये अधिकारी कौन थे? जैसे श्रेष्ठी, है ना, सार्तवाह, कूलिक, कायस्थ। तो ये कुछ अधिकारी होते थे जो वो नगर के संचालन में जो है, वे जिले के संचालन में हेल्प करते थे। सार्तवाह हो गया, कूलिक हो गया, कायस्थ हो गए, ये सब लोग हैं नगर प्रशासन। तो जो नगर थे वो कैसे बने हुए थे? तो जो विषय थे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पूरा साम्राज्य है, साम्राज्य बटा है भुक्तियों में, भुक्तियाँ बटी हैं विषयों में। और ये जो विषय हैं इनको आगे नगर और ग्रामों में बांटा गया था। यानी कि एक विषय के अंदर कुछ नगर, कुछ शहर होते थे और गांव होते थे। तो विषय जो होता था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की तरह, उसमें शहर होते थे और गांव होते थे। नगर का जो पदाधिकारी था, जो नगर को संभालता था, पूरे नगर पे गवर्नेंस करता था, उसे कहते थे पुरपाल।
ठीक है ना, क्या कहते थे, पुरपाल। क्योंकि नगर जब बनते हैं तो प्राचीन काल में हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे नगरों के नाम के साथ पुर लगता है, ठीक है ना। तो पुर यानी कि उस पुर का जो पालन करेगा, उस पुर पे जो गवर्नेंस करेगा, उस नगर पे जो गवर्नेंस करेगा, वो होगा पुरपाल, जिसका कार्य है नगर को साफ सुथरा बनाए रखना। अब पुरपाल के काम क्या क्या हैं? नगर को साफ सुथरा रखना, जैसे आज भी हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायतें गाँव में करती हैं, है ना, अपने नगर की साफ सफाई रखना, ठीक है, स्वच्छता पर ध्यान देना, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना, नगर से टैक्स कलेक्ट करना, नगर की सुरक्षा करना, ये सारे काम आज भी करती हैं नगर पालिकाएँ और गाँव की पंचायतें। तब भी ये काम किए जाते थे। तो पुरपाल जो है ये काम करता था। क्या क्या काम करता था? नगर को साफ सुथरा बनाए रखना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, लोगों के स्वास्थ्य पर, नगर से कर एकत्रित करना यानी कि टैक्स कलेक्ट करना, नगर की सुरक्षा करना, रोशनी का प्रबंध करना, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये सारे काम पुरपाल नगर में करता था। उसके बाद नगर के बाद आप आ जाओ ग्राम पे। तो ग्राम का जो प्रबंधक होता था, जो गांव का मुखिया होता था, उसे कहते थे ग्रामपति। तो जो ग्राम को संभाले वो ग्रामपति, बिल्कुल आसान है याद रखना। तो ग्रामपति के हाथ में ये सारा काम होता है। इस ग्रामपति को महतर भी कहते थे, ठीक है ना। तो ग्राम का जो प्रबंधक है, ग्राम का जो मुखिया है, वो ग्रामपति है, और उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है महतर। अब महतर भी अकेला गांव को नहीं चलाता था, इसकी सहायता के लिए कुछ और लोग होते थे, उनको कहते थे ग्रामिक या कुटुंबिन, ग्रामिक या कुटुंबिन। तो ये इसकी मदद करते थे गांव का शासन चलाने में। अब इनके कार्य समझो, इनके कार्य क्या होते थे? एक गांव के अंदर गांव में शांति बनाए रखना, गांव से टैक्स यानी कि कर इकट्ठा करना, जमीन का लेखा जोखा रखना। पढ़ा है ना आपने, पटवारी लोग ये काम करते हैं। तो उस समय ग्राम में ग्रामपति महतर और उसके सहायक ग्रामिक और कुटुंबिन मिलकर काम करते थे। जमीन का लेखा जोखा रखना, साफ सफाई रखना, और गांव में होने वाले झगड़ों का निपटारा। तो ये सारे काम होते थे गांव के अंदर। तो यहाँ हमने पढ़ लिया नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन। आगे आ जाओ। तो आगे ये देखो, गुप्त साम्राज्य के अंदर प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। हालांकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अलग से इन्होंने चार्ट दे दिया है और उन पे प्रशासन करने वाले अधिकारी कौन कौन थे, चार्ट दे दिया है ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। तो पूरे साम्राज्य को पर जो शासन चलाता था वो बोला जाएगा सम्राट। फिर साम्राज्य को बांटा गया था प्रांतों में, जिन्हें भुक्ति कहते थे, और भुक्ति पर रूल कौन करता था? उपारिक, ऊपरी या उपारिक, ठीक है। भुक्तियों को आगे बांटा गया था जिलों में, जिन्हें विषय कहते थे उस समय। विषय पर रूल करता था विषयपति, ठीक है। विषय को आगे बांटा गया था नगरों में और गाँव में। तो नगर में शासन चलाता था पुरपाल और गाँव में शासन चलाता था ग्रामपति या महतर, ठीक है। ये हो गई बात। अब उसके बाद आ जाओ, इनके विभाग कौन से थे और विभागों का मुखिया कौन था? तो सेना। सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी वो है महाबालाधिकृत, मुख्य सेनापति। हाथी सेना का महापीलपति, घुड़ सेना का कमांडर महाअश्वपति, पुलिस का जो है सबसे बड़ा अधिकारी वो है दंडपाशिक, और न्यायपालिका का राजा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आय व्यय का प्रबंधन, यानी कि इनका टैक्सेशन डिपार्टमेंट। ये टैक्स कैसे लेते थे और उसे कहाँ कहाँ खर्च करते थे, कितना टैक्स लेते थे, यानी कि आज जो काम निर्मला ताई कर रही हैं वो काम इनके यहाँ पे गुप्त काल में कैसे होता है। व्यय का प्रबंध यानी कि गुप्त काल का टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो मुख्य साधन था भूमि कर। आय का मुख्य साधन कौन सा था? भूमि कर, जमीन से मिलने वाला टैक्स, जो किसान फसल उगाते थे और राजा को टैक्स देते थे। ये कितना होता था? ये उपज का 1/6 भाग होता था, ठीक है, और इसे भाग कहा जाता था। फिर चुंगी टैक्स भी लेते थे, रास्तों पे अलग अलग जो चुंगियाँ बनी होती थी एक शहर में एंट्री करने से पहले, है ना, तो वहाँ भी व्यापारियों से टैक्स लिया जाता था। जो चरागाहें थी जहाँ जानवर चराते थे लोग, और जो वन थे उनसे भी टैक्स मिलता रहता था, ठीक है, सामान के रूप में। फिर नमक पर भी टैक्स लगा हुआ था, ठीक है, नमक पर भी टैक्स था। अपराधियों पर आर्थिक दंड लगाए जाते थे, यानी कि उनसे जुर्माना लिया जाता था, उससे भी अर्निंग होती थी। उसके बाद जो विजित प्रदेश हैं, जो जीते गए प्रदेश हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। दूसरे राजाओं से उपहार भी मिलते थे, ठीक है। और राष्ट्र के अंदर तथा बाहर बहुत सारा व्यापार था जो कि उन्नत अवस्था में था, तो व्यापार से भी खूब सारा टैक्स मिलता था। उद्योगों से राज्य की आय होती थी, है ना, तो इंडस्ट्रीज से भी उन्हें टैक्स वगैरह मिलता था, व्यापार से टैक्स मिलता। तो किसानों से टैक्स मिलता, चरागाहों से मिलता, वनों से मिलता, नमक पर टैक्स मिलता, ठीक है। और आर्थिक दंड लोगों को जो दिए जाते, जो अपराधी होते उनसे जो है पैसा मिलता। जो जीते गए प्रदेश हैं वहाँ से पैसा मिलता। राजा लोग जो आसपास के थे वो उपहार देते, उनसे जो है आमदनी होती, और व्यापार से होती और उद्योगों से होती। तो इस तरीके से वहाँ बहुत सारा पैसा आता था उनके पास। फिर राज्य का खर्च कहाँ होता था? तो राज्य का खर्च होता था सेना की आवश्यकताओं में, अधिकारियों को वेतन देने में, राजमहल की आवश्यकताओं में, है ना, प्रजाहित के कार्यों पर, कुछ कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ बनाना है साम्राज्य के अंदर, उनमें। तो इस तरीके से प्रजा की भलाई में सारा टैक्स खर्च होता था, राइट।
उसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रजाहित के कार्य। तो प्रजाहित के क्या कार्य थे, जैसे कि एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, सौराष्ट्र गुजरात में गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी कि उसकी मरम्मत करवाई थी, उसको ठीक करवाया था। तो ये कैसा काम है, ये प्रजाहित का काम है। उसके बाद यातायात के लिए सड़क बनवाना, कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो राजा वहाँ सहायता पहुँचवाता था, है ना। गुप्त शासक जो थे सनातन संस्कृति को मानते थे, तो उसके लिए मंदिरों का, मठों का, चैत्यों का, विहारों का निर्माण जो है ये सब लोग करवाते थे। तो इस प्रकार से प्रजाहित के काम ये लोग करते थे। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को स्टडी किया है। रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।